हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो कल हम लोगों ने भारत सरकार के बारे में चर्चा की थी। हमने आपको बताया था कि आज हम लोग राज्य सरकारों के विषय में चर्चा करेंगे। विधायिका, कार्यपालिका इन सब में कौन-कौन से अंग शामिल होते हैं, आपने क्वेश्चन भी पूछे थे। तो हम लोग आज राज्य सरकार के विषय में आज हमारा लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 में आज हम लोग स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या है राज्य सरकार? राज्य सरकारें कैसे काम करती हैं, कैसे बनती हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, हम सब जानते हैं कि एक तो भारत की सरकार है, केंद्र की सरकार कहते हैं, संघ की सरकार कहते हैं। दूसरे प्रांत हैं, यानी राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं? अगर हम आपसे पूछें भारत में कितने राज्य हैं, तो बहुत सीधी-सी बात है, आप बताओगे कि 28 राज्य हैं वर्तमान समय में। लेकिन जानते हो, राज्यों के नाम भी बदले जा सकते हैं, राज्यों की संख्या भी घटाई-बढ़ाई जा सकती है। पहले इतने स्टेट नहीं थे। राज्यों की संख्या घटती-बढ़ती रही है, वो हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे। कैसे घटती-बढ़ती रही है, कैसे राज्य का नाम चेंज होता है। अभी देखो, केरल का नाम बदल करके केरलम होने जा रहा है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल का नाम भी बदलना है, क्योंकि अब बंगाल में पश्चिम जैसे शब्द का कोई अर्थ नहीं है। बहुत पहले की पुराने इतिहास की बात है, जब वहाँ पूरब और पश्चिम जैसे शब्दों का प्रयोग होता था, क्योंकि जो पूरा बंगाल का हिस्सा था वो 2 भागों में बँटा था, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही नाम भी बदले जाते रहते हैं, तो वो हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे। आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ये सब पूरा स्टेट कैसे बनते हैं, कैसे नाम बदलते हैं, कैसे नए स्टेट का प्रवेश भारत में होता है, इन सारी बातों के बारे में चर्चा है। भारत में कैसे नए राज्य बने हैं, राज्यों का विकास कैसे हुआ है, उस सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ चर्चा करेंगे, वो एडवांस में होगा। अभी हम लोग बेसिक रूप में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट होती क्या है। जैसे अलग-अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, तमिलनाडु है, केरल है, जम्मू कश्मीर है। तो ये सब सरकारें कैसे चलती हैं? स्वाभाविक सी बात है, सरकार है, तो सरकार के भी 3 अंग होंगे, इसके भी 3 अंग होंगे। जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, वैसे यहाँ भी 3 अंग होंगे। जो राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं बच्चों, उनमें भी विधायिका है, या यूँ कहें कि यहाँ विधायिका को हम लोग राज्य विधानमंडल कहते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। राज्य विधानमंडल कहते हैं उसे। ये विधायिका है राज्य की, इसको राज्य विधानमंडल कहते हैं। इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। जैसे भारत की विधायिका को संसद कहते हैं, पढ़ा है हमने, ऐसे ही राज्यों की विधायिका को यानी राज्यों की कानून बनाने वाली संस्था को राज्य का विधानमंडल ही कहते हैं। दूसरी कार्यपालिका होती है राज्य में, जो राज्य की सरकार चलाती है। एग्जीक्यूटिव होती है। और तीसरी तो न्यायपालिका है ही। यहाँ की न्यायपालिका भी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से मिलकर के बनती है, जुडिशरी से मिलकर बनती है। अभी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, तो यहाँ भी राज्य सरकार के 3 अंग हैं। यानी आप जिस प्रदेश से आते हैं, जिस राज्य से आप आते हैं, उस राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, एक राज्यपाल होगा, वहाँ विधायक होंगे राज्यों में। ये सब मिल करके वहाँ हाई कोर्ट होगा, लोअर कोर्ट होंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगी, ये सब मिल करके जो व्यवस्था निर्मित करती हैं, ये सारी व्यवस्थाएँ स्टेट गवर्नमेंट कहलाती हैं। अब वहाँ भी आईएएस वगैरह होते हैं, राज्य का मुख्य सचिव होता है, राज्य का एक सचिवालय होता है, वो सब हम लोग अभी चर्चा करते हैं, बताते हैं आपको कि क्या-क्या आएगा।
तो सबसे पहले राज्य विधानमंडल की चर्चा करते हैं कि राज्य में जो कानून बनाने वाली संस्था है उसको राज्य विधानमंडल कहते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर। हमने बताया बच्चों, जैसे भारत सरकार के स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था को हम लोग संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। और कल हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा, बहुत डिटेल में हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा। तो बाकी संरचना के बारे में यानी कॉन्सेप्ट को पढ़ा हम लोगों ने। बाकी तो अभी पार्लियामेंट हमने आपको बताया है, एडवांस में हम लोग 15-16 घंटे पढ़ेंगे, पार्लियामेंट कंप्लीट करेंगे, हर डायमेंशन कवर कर लेंगे, उसके बाहर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं रहेगी। ऐसे ही प्रत्येक राज्य में कानून बनाने के लिए एक संस्था होती है और राज्य में कानून बनाने वाली संस्था को राज्य का विधानमंडल कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। जैसे हमने संसद के 3 अंग पढ़े थे, वैसे ही राज्य विधानमंडल के भी अंग होते हैं। अंग का मतलब है कानून बनाने की प्रक्रिया में कौन-कौन शामिल होंगे, उसको लेकर के अंग बनाए जाते हैं। तो राज्य विधानमंडल के या तो 3 अंग होते हैं या 2 अंग होते हैं। देखो, हमने संसद के बारे में पढ़ा था कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। समझ लो का फिर बाकी क्वेश्चन वगैरह हम लोग आगे करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे संसद के 3 अंग होते हैं बच्चों, ऐसे ही राज्य के विधानमंडल यानी जो राज्य की विधायिका होती है, राज्य के विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। ये तीनों अंग मिल करके राज्य में कानून बनाते हैं। कैसे तीनों अंग काम करते हैं राज्य के विधानमंडल के? देखो, प्रत्येक राज्य में एक तो राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य में। दूसरा, विधानसभा होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा और प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगी। ये सभी राज्यों में होंगे, सभी राज्यों में होंगे। और अगर तीसरा सदन है तो उसे विधान परिषद कहेंगे और तब 3 अंग हो जाएंगे। ये 2 अंग अनिवार्य हैं। ये जो 2 अंग हैं, ये प्रत्येक राज्य में होते हैं। प्रत्येक राज्य में पाए जाते हैं। राज्यपाल और विधानसभा प्रत्येक राज्य में होती है, प्रत्येक राज्य में होती है। लेकिन विधान परिषद भी होती है कुछ राज्यों में। तीसरा अंग होता है कुछ राज्यों में, सारे राज्यों में नहीं। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। वर्तमान समय में केवल 6 राज्य हैं जहां पर ये विधान परिषद है। केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। केवल 6 राज्य हैं वर्तमान समय में जहां पर विधान परिषदें हैं। जो राज्य बड़े होते हैं वहां विधान परिषदें बनाई जाती हैं, वहां बनाई जाती हैं। जो राज्य छोटे हैं, अब जैसे सिक्किम है, 32 सीटें हैं, बहुत छोटा सा स्टेट है, वहां विधानसभा में 32 सीटें हैं, इतना छोटा स्टेट है। गोवा है, 40 सीटें हैं। मिजोरम है, 40 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश है, 60 सीटें हैं। छोटे छोटे राज्य हैं। तो अब इन राज्यों में विधान परिषद की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत छोटे राज्य हैं। लेकिन अब जैसे मान लो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है, आपको पता है कि विश्व के केवल 5 देश हैं जो उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है अपने आप में, इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले हैं जिनकी जनसंख्या बहुत सारे देशों की जनसंख्या से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जिनकी जनसंख्या विश्व के कई देशों की जनसंख्या से बहुत ज़्यादा है। इतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो अब इतने बड़े प्रदेश के लिए 24 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है। इतने बड़े प्रदेश के लिए अगर कानून बनाना है तो अकेले विधानसभा के लिए थोड़ी मुश्किलें आती हैं। ये तय किया जाता है कि भई एक विशेषज्ञ सदन बनाया जाए क्योंकि बड़ा प्रदेश है, बड़ी समस्याएँ होंगी, जटिलताएँ होंगी, चुनौतियाँ होंगी, इसलिए बड़े प्रदेश के लिए विशेषज्ञता ज़रूरी है। छोटे प्रदेश में तो अ, ठीक है, कानून बनाना एक विशेषज्ञ कार्य है, जटिल कार्य है, तकनीकी भी कार्य है, लेकिन छोटे प्रदेशों की समस्याएँ बड़े प्रदेशों की तुलना में जटिल और चुनौतीपूर्ण नहीं होती। तो एक सदन से काम चलाया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के लिए तो ये ज़रूरी है कि एक विशेषज्ञ सदन अलग से बनाया जाए, जो जैसे राज्यसभा बनाई गई है, भारत सरकार के स्तर पर हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे राज्यसभा बनाई गई है, वैसे ही राज्यों में अ, राज्यों में कानून बनाने के लिए, विशेषज्ञता लाने के लिए राज्यसभा बने। एक सदन होता है अगर जैसे मान लो केवल विधानसभा है, तो भई विधानसभा जो विधेयक पारित कर देगी, सरकार का बहुमत होता है, जो ऐसा कानून चाहेगी बना लेगी। लेकिन अगर विधान परिषद होती है, तो विधान परिषद विधानसभा के कार्यों पर एक प्रकार का चेक लगाती है। विधानसभा जैसा चाहे वैसा कानून नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि विधान परिषद अपना परामर्श देती है, विधानसभा को जल्दीबाजी से कानून बनाने से रोकती है और इस प्रकार विधान परिषद होने से कानूनों में विशेषज्ञता आती है। जल्दीबाजी में कोई भी काम करने से रोका जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसलिए विधान परिषदों का महत्व रहता है, लेकिन बड़े राज्यों में रहता है। तो इसलिए बड़े राज्यों में विधान परिषदें होती हैं। छोटे राज्यों में बच्चों नहीं होती, केवल ये 6 राज्यों में है। हम लोग जानते हैं कि जब विधानसभा और विधान परिषद है, इन्हें 2 सदन कहते हैं। ये दोनों 2 सदन कहलाते हैं, हाउस कहलाते हैं। 2 सदन कहलाएँगे। विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन कहलाएँगे। अगर विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है, तो एक ही सदन है, तब एक ही सदन है। अगर दोनों हैं, तो 2 सदन है। दोनों बातें हैं। अगर एक है, तो एक ही सदन है, 2 हैं, तो दोनों सदन है। तो इस तरीके से एक सदन या 2 सदन की व्यवस्था अपनाई जाती है ज़रूरत के मुताबिक। बड़े राज्यों ने 2 सदन की व्यवस्था अपना रखी है, क्योंकि कानून बनाने के लिए धैर्य चाहिए, कानून बनाने के लिए विशेषज्ञता चाहिए। जल्दीबाजी में नुकसान हो सकता है। दूसरा सदन रहता है तो जल्दीबाजी पर थोड़ी रोक लगाता है। वैसे ही है, जैसे मान लो आप अकेले निर्णय लेने वाले हो और हम कहा जाए नहीं, हम कहें कि नहीं 2 लोग मिलकर निर्णय लो। तो अगर आपके पास अकेले निर्णय लेने का अवसर है तो आप जैसा निर्णय चाहोगे ले लोगे। लेकिन अगर हमने कहा नहीं, अगर 2 लोग हैं, 2 लोगों के साथ मिल कर के निर्णय लो,
तो दूसरा आदमी आपके विपरीत सोच सकता है, आपके जल्दीबाजी पर जो निर्णय लेने की प्रवृत्ति है, उस पर अंकुश लगा सकता है, रोक लगा सकता है। ऐसे ही राज्यों के संदर्भ में विधान परिषद अपनी भूमिका निभाती है। तो विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, हम लोग उनको विधायक कहते हैं ना। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, वो सांसद कहलाते हैं, और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यों के जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, हम उनको विधायक कहते हैं। तो आप जहाँ रहते हैं राज्य में, किसी न किसी राज्य में रहेंगे ही, मंगल से तो आते नहीं है हम लोग। तो जहाँ राज्य में रहते हैं, हमारे आसपास एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से एक विधायक चुनकर आता है। हमारे आसपास एक संसदीय क्षेत्र है, जहाँ से सांसद चुनकर आता है। हम ही वोट डालते हैं, हम ही वोट डाल करके चुनते हैं, अपना विधायक भी चुनते हैं, अपना सांसद भी चुनते हैं, दोनों चुनते हैं। तो इस तरीके से विधानसभा और विधान परिषद दोनों का गठन होता है। अब बहुत सारे आपके सवाल होते हैं विधानसभा, विधान परिषद को लेकर के कि भई विधान परिषद कैसे बनती है? क्यों बनाई जाती है? हमने बताया, बनाने के पीछे रीज़न एक ही है। छोटे राज्यों में बनाई ही नहीं जा सकती, ज़रूरत ही नहीं है। केवल बड़े राज्यों की ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़े राज्यों की समस्याएँ बड़ी होती हैं, चुनौतियाँ बड़ी होती हैं। इसलिए बड़े राज्यों के लिए विधान परिषदों की ज़रूरत होती है, इसलिए बड़े राज्यों में ही विधान परिषदें बनाई जाती हैं, बाकी में नहीं होती। तो जैसे हमने बताया 6 राज्यों में है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनाना है, किसी राज्य में विधान परिषद है, ख़त्म करना है, किया जा सकता है। तो कैसे होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। संसद कानून बना के करती है, इसमें कुछ शर्तें भी हैं। संसद कब कानून बनाएगी, कैसे गठन करेगी, वो सारी बातें हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे, उसकी चर्चा हम लोग आगे विस्तार पूर्वक करेंगे। जब एडवांस में आएँगे तब गम पढ़ेंगे। क्वेश्चन भी आता है, प्री में भी पूछा गया है, मेन एग्ज़ामिनेशन में भी पूछा गया है, इस पर क्वेश्चन। तो अगर विधान परिषद भी है, तो राज्य विधानमंडल के 3 अंग हो जाएँगे, 3 अंग हो जाएँगे। अगर विधान परिषद नहीं है, तो 2 अंग हो जाएँगे। दूसरे शब्दों में कहो कि इन 6 राज्यों में विधानमंडल के 3 अंग हैं, विधानमंडल के 3 अंग हैं, और बाकी राज्यों में 28 में से 6 राज्यों में विधानमंडल के 3 अंग हैं। बाकी 22 राज्यों में राज्य विधानमंडल के केवल 2 ही अंग हैं, राज्यपाल और विधानसभा। ये अनिवार्य हैं प्रत्येक राज्य में। ये प्रत्येक राज्य में अनिवार्य हैं। राज्यपाल और विधानसभा हर राज्य में होने ज़रूरी हैं। तो ये हर राज्य में होंगे। और अगर आप इन 6 राज्यों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आपके यहाँ विधान परिषद भी होगी। अगर आप इन 6 राज्यों के अलावा किसी राज्य में रहते हैं, तो आपके यहाँ केवल राज्यपाल और विधानसभा होगी। अब देखो, 3 शब्द हमने प्रयोग किए, बड़े सावधानी से प्रयोग करने हैं। हमने प्रयोग किया बच्चों विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। 3 शब्द का हमने प्रयोग किया, मिलते-जुलते शब्द हैं, मिलते-जुलते शब्द हैं। विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। ये तीनों शब्द अलग-अलग हैं। विधानमंडल राज्य की कानून बनाने वाली संस्था है। विधानमंडल राज्य की कानून बनाने वाली संस्था है, और इस विधानमंडल के अंग होते हैं विधानसभा या विधान परिषद। हर राज्य में विधानसभा जरूर होगी, जरूर होगी। विधानसभा ही कानून बनाने के लिए काम करती है, लेकिन 6 राज्यों में
विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद भी होगी कानून बनाने के लिए। और जहाँ ऐसा होता है, वहाँ विधानसभा को निचला सदन, विधान परिषद को उच्च सदन, वो सब क्लासिफिकेशन आगे एडवांस में बताएँगे, समझाएँगे। लेकिन अभी आपके मन में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद ये क्या होते हैं? कैसे होते हैं? अलग-अलग होते हैं, एक ही होते हैं। तो हमने ये आपको बता दिया कि विधानमंडल एक बड़ा सेट है और विधानसभा और विधान परिषद उसका हिस्सा है। विधानसभा सभी राज्यों में है और अगर आप इन 6 राज्यों में से किसी भी राज्य में निवास करते हैं, तो वहाँ विधान परिषद भी होगी। इन 6 राज्यों के अलावा विधान परिषद नहीं होगी। विधान परिषद बनाएँगे क्यों? विशेषज्ञता लाने के लिए कानून बनाने में और विधानसभा को जल्दीबाजी से कोई कानून बनाने से रोकने में। वरना एक दल का बहुमत होता है, तो कोई भी कानून बना सकते हैं अपने मनमर्जी से, तो अपनी मनमर्जी से काम न कर सके, इसके लिए ये व्यवस्था अपनाई जाती है। ये संरचना है राज्य विधानमंडल की। बाकी कैसे विधानसभा बनती है, कितनी सीटें होती हैं, कैसे चुने जाते हैं सदस्य, कैसे विधानसभा काम करती है, विधान परिषद कैसे काम करती है, कैसे बनती है, वो सब बच्चों हम लोग आगे एडवांस में विस्तार से पढ़ेंगे। गहराई में हम लोग जाएँगे। यहाँ तो केवल बेसिक बेसिक बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहली बात है कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है क्योंकि बच्चे अक्सर सवाल करते हैं। एडवांस में भी सवाल करने लगते हैं, मैंने देखा है कि विधानसभा, विधान परिषद में क्या अंतर है? तो यहाँ ये अंतर आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, विधानसभा सभी राज्यों में। विधानसभा और विधान परिषदें कानून बनाने वाली संस्था विधानमंडल के अंग हैं। इनको 2 सदन कहते हैं, हाउस कहते हैं। जैसे लोकसभा में और राज्यसभा संसद के 2 सदन थे, वैसे इनके 2 सदन हैं, 2 हाउस हैं। इसी तरीके से ये पूरी व्यवस्था विधायिका की रन करती है। तो देखो ये हो गई विधायिका, हमने पढ़ा। राज्य का विधानमंडल। अब आते हैं राज्य की कार्यपालिका पर, यानी राज्य की रोज की सरकार कैसे चलती है। अब विधानमंडल की तो बैठ के बुलाई जाएंगी, काम होगा। कैसे बैठ के बुलाई जाएंगी, काम होगा, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब राज्य की कार्यपालिका हम लोग पढ़। राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंग कौन कौन से होंगे? स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंग कौन कौन से होंगे? राज्य कार्यपालिका में कौन कौन लोग आएंगे? राज्य की कार्यपालिका में, तो राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहले आता है बच्चों राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, फिर महाधिवक्ता। ये 4 इकाइयां संविधान में बताई गई हैं जो राज्य की कार्यपालिका का भाग होती हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि वहां भारत सरकार के स्तर पर राष्ट्रपति होता है, नाम मात्र का मुखिया होता है। ऐसे ही प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है। ये हर राज्य में ये व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है और राज्यपाल ही राज्य की शासन प्रणाली को चलाने का काम करता है नाम मात्र के रूप में। जैसे राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है, ऐसे राज्यों में राज्यपाल होता है। राज्यपाल को लेकर के बड़े विवाद उत्पन्न होते हैं। अभी देखो तो तमिलनाडु और केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बड़े टकराव उत्पन्न हुए। राज्यपाल की भूमिका बड़े विवादों में आई। अब दोनों बातें होती हैं, कभी-कभी राज्यपाल की गलती होती है, कभी-कभी मुख्यमंत्री की गलती होती है।
हमेशा किसी एक को दोष नहीं दे सकते कि केवल राज्यपाल की ही गलती है या केवल मुख्यमंत्री की ही गलती है। कभी राज्यपाल गड़बड़ियाँ करता है, हालाँकि संविधान में सारा दायरा लिखा है, लेकिन ये लोग राजनीतिक आधार पर काम करने लगते हैं। राजनीतिक आधार पर काम करने लगते हैं तो समस्याएँ होती हैं। मुख्यमंत्री राजनीतिक आधार पर काम करने लगते हैं तो समस्याएँ होती हैं। तो राज्य का मुख्यमंत्री राज्य का नुकसान ना करे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो लोकप्रिय आधारों पर चुना जाता है। आप विधानसभा का चुनाव होता है, विधायकी का चुनाव होता है, तो आप उसमें वोट करते हैं और जिस दल को बहुमत मिलता है, उस दल का नेता मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री देश का नुकसान भी कर सकता है। मुख्यमंत्री लोगों का नुकसान भी कर सकता है। इसलिए राज्यपाल जैसा पद है राज्यों में, जिसको केंद्र नियुक्त करता है, जो मुख्यमंत्री को ऐसा करने से रोके। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं तो आपको समझ में आएगा। अभी आपने देखा होगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मुकदमा आया ना। पेपर पढ़ते रहना चाहिए, मैंने बार बार कहा है, पेपर पढ़ो। पेपर पढ़ोगे, पूरी पॉलिटी अपने आप तैयार होती रहती, रिवाइज होती रहती, क्योंकि पेपर में जो घटनाएं घटती रहती हैं वो पॉलिटी के ही हिस्सों से कनेक्ट होती हैं। उन्हीं को जोड़ करके यूपीएससी क्वेश्चन भी बना देता है। अब जैसे राज्यपाल की भूमिका विवाद में आई, मुख्यमंत्री की भूमिका विवाद में आई, कोई भी चीज़ आई तो उस पर क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे होता है। तो मैं बता रहा था कि कोलकाता उच्च न्यायालय में एक मुकदमा आया। मुकदमा क्या आया? मुकदमा ये आया, भारत सरकार ने मुकदमा किया पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ। क्योंकि कल आपने पूछा था ना, किसी बच्चे ने, संघीय शासन क्या होता है? तो संघीय शासन का मतलब यही होता है कि राज्य की सरकार स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और केंद्र की सरकार स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। 2 सरकारें होती हैं देश में, 2 सरकारें, एक केंद्र की और एक राज्य की। तो 2 सरकारें हैं यहाँ भी। तो पश्चिम बंगाल की सरकार को भारत सरकार ने बीएसएफ को पैसा दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से मिलती-जुलती है। 2024 तक, 15 वर्षों तक बांग्लादेश के हमारे रिलेशन लगभग ठीक थे। लेकिन 2024 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, हम लोगों ने देखा, तख्तापलट हुआ। वहाँ की प्रधानमंत्री को जान बचा के भागना पड़ा, वरना मार दी जाती। और पूरे बांग्लादेश का शासन कट्टरपंथियों के हाथों में आ गया। और पूरे बांग्लादेश का शासन कट्टरपंथियों के हाथों में आने के बाद, जो बांग्लादेश की सरकार में बैठे हुए लोग थे, कट्टरपंथी लोग थे, जैसे यूनुस था उस समय, वहाँ का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर था बांग्लादेश का। अब तो हट गया वो, क्योंकि अब तो चुनी गई सरकार आ गई। वो भारत विरोधी था, उसने सारे भारत विरोधियों को भर के रख रखा था। और कभी कहता था कि चिकन नेक पर कब्जा कर लेंगे, कभी चीन से कहता था कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वो लैंड लॉक्ड है, उसके पास समंदर नहीं है, इस समंदर के रखवाले हम हैं, नॉर्थ ईस्ट के रखवाले हम हैं। कभी चीन से कहता था कि आओ हम तुम मिल करके भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर कब्जा कर लें। ऐसी बहकी बहकी बातें। वैसे हैसियत कुछ नहीं है, कहना नहीं चाहिए, पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। लेकिन अब क्या करें, शठे-शाठ्यम समाचरेत, दुष्टों को दुष्टों की भाषा में जवाब देना पड़ता है। हालाँकि हमारी सरकारों ने बहुत संयम का परिचय दिया, क्योंकि अगर हम भी उग्रता दिखाते तो संबंध पूरी तरीके से खत्म हो जाते। लेकिन हमने बड़े होने के नाते संयम का परिचय दिया, हमने बहुत रिएक्शन नहीं किया। लेकिन उन लोगों ने कितनी बुरी-बुरी बातें भारत के बारे में बोली। आतंकी भारत में भेजे जाने लगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो यूनुस था, उसने पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों, रोहिंग्या के आतंकी संगठनों को उसने बुलाया। बांग्लादेश में उनका सम्मेलन हुआ आतंकी संगठनों का। बाकायदा सरकार ने उनकी सहायता की। अब अगर इन आतंकी संगठनों का सम्मेलन होगा तो कहाँ आतंकी हमले के लिए होगा? बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो होगा नहीं आतंकी हमले के लिए, भारत में ही होगा। तो हमारी सरकार ने तय किया कि भाई भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं की निगरानी की जाए, कटीले तार लगाए जाएं,
बाड़े जिसको कहते हैं ना फेंसिंग, कटीले तार लगाए जाएँ। बड़ी-बड़ी फ्लड लाइट्स, तेज रोशनी आप देखो कहीं-कहीं चौराहों पर खूब ऊँची सी रोशनी होती है, दूधिया रोशनी, तेज रोशनी, फ्लड लाइट्स कहते हैं उनको। फ्लड लाइट्स लगाई जाएँ, अच्छी सड़कें बनाई जाएँ जिससे अच्छी गश्त हो सके, अवैध घुसपैठ रोका जाए, ट्रक की तस्करी होती है, बांग्लादेश की सीमाओं से हमारे देश में ट्रक की तस्करी होती है, हथियारों की तस्करी होती है, मानव तस्करी होती है, जानवरों की तस्करी होती है, क्या-क्या नहीं होता अपराध बांग्लादेश की लगी हुई सीमा से। इसलिए सीमाओं को सुरक्षित करना और बाड़े लगाना बहुत ज़रूरी है। तो भारत सरकार ने पैसा दिया बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स को, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी हुई सीमा की सुरक्षा करती है। कि बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स अपनी सुविधा के मुताबिक कटीले तार लगा लेगी, फेंसिंग कर लेगी। लेकिन अब देखो ज़मीन राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। किस विषय पर भारत सरकार का कंट्रोल होगा, किस विषय पर राज्य सरकार का कंट्रोल होगा, ये संविधान में लिखा गया है। उसको कहते हैं 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। 7वीं लिस्ट संविधान में बनाई गई है, उसमें लिखा गया है। तो उसके मुताबिक जो सुरक्षा है वो भारत सरकार की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो ज़मीन है, भूमि है, वो राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है, राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है। अब भारत सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स को पैसा दे दिया कि तुम पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तार लगाओ, फ्लड लाइट्स लगाओ। लेकिन ज़मीन राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है, इसलिए पिछले 1 वर्षों से जब से वो फंड आया है, तब से पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स को ज़मीन ही नहीं दी। उसने कहा हमारी ज़मीन है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन पर तुम्हें कटीले तार नहीं लगाने देंगे। अब कितनी गलत बात है देखो, कटीले तार लगेंगे तो घुसपैठ कम होगी। हालाँकि बजरंगी भाईजान ने बताया है कि अगर कटीले तार लगे रहें, तो ज़मीन के नीचे से भी आया और जाया जा सकता है। देखा है हम लोगों ने फ़िल्म में, हकीकत भी होती है ये, ऐसा नहीं केवल फ़िल्म ही है, हकीकत में भी ऐसा होता है। लेकिन उसके लिए अब हम लोग अंडरग्राउंड सर्विलांस सेंसर लगा रहे हैं, जिससे बजरंगी भाईजान टाइप के लोगों को रोका जा सके। लेकिन वो तो कम लोग होते हैं। सड़क अगर सीमाएँ खुली हैं तो ज़्यादा अवैध घुसपैठ, अवैध कारोबार होगा, तो उसको रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सीमाएँ सुरक्षित हो बहुत ज़रूरी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने मना कर दिया। बोले नहीं देंगे ज़मीन तुमको कटीले तार लगाने के लिए। ज़मीन हमारी है क्योंकि राज्य सूची का विषय है, राज्य के नियंत्रण में। ज़मीन हमारी है, हम अपनी ज़मीन पर भारत सरकार को कटीले तार नहीं लगाने देंगे। 1 साल से ज़्यादा हो गए, जब भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच ये तना-तनी बढ़ती रही, तो भारत सरकार को लगा कि भई ये जो ममता बनर्जी है, ये तो देगी ही नहीं, कटीले तार लगाने का मौका ही नहीं देगी ये। और अगर ये ममता बनर्जी कटीले तार लगाने का मौका नहीं देगी, तो हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। नतीजा ये हुआ कि फिर कोलकाता उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करना पड़ा। कोलकाता उच्च न्यायालय में जब मुकदमा दायर किया गया, तो कोलकाता उच्च न्यायालय ने अभी आदेश दिया राज्य की सरकार को कि ज़मीन दो, देश की सुरक्षा का सवाल है, घुसपैठिए आ रहे हैं, आतंकी आ रहे हैं, AK-47 चली आ रही है, ट्रक चले आ रहे हैं, कटीले तार क्यों लगाने से मना कर रही हो? ज़मीन दो। तो अभी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। हालाँकि अभी तक मेरी जानकारी में ज़मीन उपलब्ध न कराई नहीं गई है हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। कितनी चिंता की बात है। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने संकीर्ण और स्वार्थों की राजनीति के लिए देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है, आप सोचो। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये फैक्ट है। ये मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। अभी आप अगर आप पेपर पढ़ते हो तो आपको सब पता चलेगा। कोलकाता हाई कोर्ट का अभी का जजमेंट है, हाल का ही जजमेंट है। और कोलकाता हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी अभी ज़मीन नहीं मिली है। हमें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और सुप्रीम कोर्ट से कहना पड़े कि देखो कोलकाता हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और राज्य सरकार तब भी ज़मीन नहीं दे रही है।
कितनी घटिया राजनीति हो गई है इस देश की, कितनी घटिया राजनीति हो गई है इस देश की, कि देश की सुरक्षा को ताक पर रख करके हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। एनीवे, तो राज्यों में मुख्यमंत्री ऐसे काम न कर सके, इसके लिए केंद्र भी अपनी निगरानी रखता है। कैसे करता है वो हम आपको बताएँगे आगे जब एडवांस पढ़ेंगे। लेकिन राज्यपाल का पद इसीलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री तो राज्य की से चुनकर आता है, तो वो संकीर्ण स्वार्थ, संकीर्ण हित इनके लिए भी काम करता है, करते भी हैं ज़्यादा। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आप इस तरीके से काम करते हुए देख सकते हैं। और अब तो जैसे-जैसे राजनीतिक पतन बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ, राजनीतिक नैतिकता में गिरावट आती जा रही है, राजनेताओं के चरित्र में गिरावट आती जा रही है, इस तरीके की हरकतें राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अब लगातार बढ़ रही हैं, जो देश की सुरक्षा के साथ, लोगों के हित के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे समय में राज्यपाल एक ऐसा पद होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मुख्यमंत्री ऐसा गड़बड़ ना करे। अब राज्यपाल के पास बहुत पावर तो नहीं है, लेकिन एक अभिभावक की तरीके से है, जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि भई राष्ट्रपति एक घर के दादा-दादी जैसा है, ग्रैंड पेरेंट्स जैसा है, कि वो सलाह देगा कि भई देखो बच्चे फटे जीन्स पहन के घर से बाहर मत निकलो, मानो या ना मानो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो उचित-अनुचित का सलाह तो देगा। ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल है बच्चों, जो मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके से एक सलाहकार के रूप में काम करता है। तो इसलिए राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल की भी ज़रूरत होती है। मैंने संदर्भ आपको बता दिया। ऐसे अनेक एग्ज़ाम्पल हैं, लेकिन चूँकि ये लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल है, अभी पिछले महीने का ही जजमेंट है ये अभी, कोलकाता हाई कोर्ट का, पिछले महीने का ही जजमेंट है। तो ये करंट का इश्यू है, लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल है, इसलिए मैंने ये दे दिया। वरना तो ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल हैं, जहाँ हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि राज्यों में राज्यपाल की ज़रूरत होती है। लेकिन ये भी सच है कि जब मुख्यमंत्री ऐसा करना चाहता है और राज्यपाल ऐसा करने से रोकता है, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच झगड़ा भी होता है, टकराव भी होता है। जैसे तमिलनाडु इसका अच्छा एग्ज़ाम्पल है। दूसरा भी है इसका, ऐसा नहीं है कि हमेशा राज्यपाल अच्छा ही करते रहते हैं। कभी-कभी राज्यपाल राजनीतिक आधार पर काम करने लगते हैं, क्योंकि किसी राजनेता को राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। अब जब किसी राजनेता को राज्यपाल नियुक्त कर दिया, तो ऐसे भी अवसर आए हैं, जब राज्यपाल राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करने लगते हैं, क्योंकि वो पेशेवर राजनेता है। उसका अपना राजनीतिक स्वार्थ है, उसकी अपनी राजनीतिक सोच है। तो कभी-कभी राज्यपाल राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर काम करने लगता है और मुख्यमंत्री सही सोचता है, मुख्यमंत्री सही काम करता है, ऐसा भी होता है। तब भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच झगड़ा होता है, विवाद होता है। ये हम लोग आगे एडवांस में पढ़ते हैं, इन सारे डायमेंशन को हम लोग वहाँ पढ़ते हैं। इसीलिए अक्सर आप देखोगे, राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के जो संबंध हैं, वो अक्सर तनावपूर्ण दिखलाई पड़ते हैं। एक रहीम जी का दोहा है ना, कह रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो वही बात है, बेर केर का संग हो जाता है कभी-कभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री का। और कौन बेर है, कौन केर है? केर मतलब केला होता है, बेर मतलब कटीलेदार जो पौधा होता है वो। तो अब इतनी हिंदी तो पता ही होगी, हिंदी मीडियम के बच्चे हो। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। हम लोग आगे एडवांस में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के उन सारे डायमेंशन को पढ़ेंगे। और कभी-कभी बड़ी मज़ेदार घटनाएँ भी घटनी हैं। अब सारी बातें यहाँ नहीं बताएँगे, आगे चर्चा करेंगे। जैसे जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनके उनकी हत्या कर दी गई, हम लोग जानते हैं ना? तो बड़ी निर्मम हत्या हुई थी, बम विस्फोट करके। इतना भयानक बम विस्फोट था कि शरीर के चीथड़े उड़ गए थे। शरीर का कोई हिस्सा मिला नहीं था, ये हाल था। तो जो उनके हत्यारे थे, उन हत्यारों को फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत सारे हत्यारों की सज़ा माफ़ करवा ली। अब राजीव गांधी जी के जितने हत्यारे आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे, सब जेल के बाहर हैं।
जो अभी तमिलनाडु की सरकार है, स्टालिन की सरकार, तो हमेशा मुख्यमंत्री अच्छा नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री बहुत गलत भी करते हैं। तो राज्यपाल भी हमेशा अच्छा नहीं करते, राज्यपाल भी गलत करते हैं। तो दोनों बातें हैं, दोनों के बीच टकराव होता है। पढ़ेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और फिर बच्चों तीसरा मंत्रिपरिषद होती है। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि भारत सरकार में जो प्रधानमंत्री है, वो एक मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। तो ऐसे ही राज्यों में भी एक मंत्रिपरिषद बनाई जाती है और उसी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राज्य का मुख्यमंत्री काम करता है। तो राज्यों में भी मंत्रिपरिषद की संरचना वैसे ही होती है जैसे हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ी है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। सारी चीज़ें एज़ इट इज़ हैं, सेम हैं। हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे। जब एडवांस पढ़ेंगे तो एडवांस में गहराई में इसकी चर्चा होगी। इसके बाद महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। जैसे हम लोगों ने समझा था कि भारत सरकार के स्तर पर एक अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी कहते हैं। ऐसे ही राज्यों में एक महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। महान्यायवादी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? महान्यायवादी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ऐसे ही जो महाधिवक्ता होता है, जो अटॉर्नी जनरल है, वो भारत सरकार का, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ऐसे ही जो महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है, वो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। क्योंकि रूल ऑफ लॉ है हमारे देश में, हमने पहले भी चर्चा की, कानून का राज है। और इस रूल ऑफ लॉ में, इस कानून के राज में, कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक सरकार बने और चले। सरकारें जो निर्णय लें, जो नीतियां बनाए, जो कानून बनाए, वो सब कुछ संविधान के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो। यह देखना, इस पर सलाह देना, ये सब बच्चों महाधिवक्ता का काम होता है राज्य में। जैसे केंद्र में महान्यायवादी, वैसे राज्य में महाधिवक्ता सिमिलर होते हैं। ये सब पद संविधान में लिखे गए हैं, हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था वहां पर कि भाई प्रधानमंत्री कार्यालय है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय है, ये सब प्रशासनिक कार्यालय होते हैं। ऐसे ही राज्य के भी प्रशासनिक कार्यालय होते हैं और राज्य में राज्य का सचिवालय होता है। राज्य का निदेशालय होता है और ये सचिवालय और निदेशालय मिल करके राज्य का सचिवालय, आप जिस राज्य में आते हो, आप देखोगे आपके यहाँ सचिवालय भी है, निदेशालय भी है। जैसे शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग का सचिवालय भी है और शिक्षा विभाग का निदेशालय भी है। शिक्षा विभाग के निदेशालय में शिक्षा विभाग का निदेशक बैठता है, सचिवालय में सचिव बैठता है, इतना अंतर होता है। और जैसे हमने बताया था कि पूरे देश में जो लोक सेवाओं का मुखिया होता है, वो कैबिनेट सचिव होता है। ऐसे ही राज्यों में भी जो लोक सेवाओं का मुखिया होता है बच्चों, वो मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है। ये चीफ सेक्रेटरी राज्य की लोक सेवाओं का मुखिया होता है, राज्य की लोक सेवाओं का प्रधान होता है। राज्य की लोक सेवाओं का मुखिया है, राज्य की लोक सेवाओं का प्रधान है चीफ सेक्रेटरी, और राज्य के लिए पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह करता है, सारी प्रशासनिक जिम्मेदारी। ये राज्य की मुख्यमंत्री की आंख और कान। जैसे हमने कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में पढ़ा था कि कैबिनेट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री की आंख और कान होता है। ऐसे ही बच्चों राज्यों में जो मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, वो मुख्यमंत्री की आंख और कान होता है। मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा, क्या निर्णय लेगा, कौन सी नीतियां बनाएगा,
सब कुछ राज्य का मुख्य सचिव ही डिसाइड करता है, क्योंकि योग्य आदमी होता है, लोक सेवक होता है, सीनियर सिविल सर्वेंट होता है। कम उम्र में जो लोग आईएएस बन जाते हैं, वही मुख्य सचिव तक जाते हैं। तो अगर आपको राज्य का मुख्य सचिव बनना है, तो कम उम्र में आईएएस बनना होगा। कोशिश करो पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में बन जाओ, तो मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव जैसे पद तक पहुँच सकते हो, अन्यथा नहीं पहुँच पाओगे। क्योंकि ये देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पद हैं। इन सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर जो सीनियर मोस्ट होता है, क्वालिफ़ाइड मोस्ट होता है, सबसे सीनियर होता है, सबसे योग्य होता है, उन्हीं को तैनात किया जाता है। तो मेहनत करोगे तो बन जाओगे, कोई समस्या नहीं है। आईएएस में सफलता पाना बहुत कठिन नहीं है। फिर आप कहोगे सर रिज़ल्ट नहीं आता है, कम आता है। हाँ, क्योंकि एक लंबी तैयारी है, बिखराव आ जाता है, धैर्य खोने लगता है बच्चा। इसलिए अगर इन सारी चीज़ों पर वो काम कर ले गया, अपने धैर्य को बनाए रख ले गया, बिखराव नहीं आ पाया, भटकाव आ जाता है, तरह-तरह के वीडियो सुनोगे, तरह-तरह के शॉर्ट्स देखोगे, तरह-तरह की चीज़ें देखोगे, हर आदमी अपने हिसाब से अपनी बातें रखेगा, तो आपके मन में भटकाव भी आ जाता है, बिखराव भी आ जाता है। तो ऐसी दशा में तैयारियाँ मुश्किल हो जाती हैं, समस्या हो जाती है। लेकिन अगर एक लगन आपने मन में पाल रखी है, तो सफलता मिल जाएगी। और बड़े हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे सफलता पा जाते हैं। देखो मोइन अहमद पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी है वो बच्चा। हिंदी मीडियम से सफलता मिली। पश्चिम बंगाल कैडर का आईएएस है, हिंदी मीडियम से सफलता मिली। और बड़े हम्बल परिवार से आता है, बड़े साधारण परिवार से वो बच्चा आता है। तो ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती, मिलती है। लेकिन धैर्य के साथ लगे रहना पड़ता है। मेरे तो ऑफलाइन क्लास में था वो बच्चा। मोइन मेरे ऑफलाइन क्लास का बच्चा था। और अम, उसे सफलता मिली, लगा रहा वो लगातार, धैर्य नहीं खोया उसने, उसे सफलता मिल गई। तो आप भी अगर धैर्य के साथ लगे रहोगे, धैर्य के साथ मेहनत करते रहोगे, तो सफलता मिलती है बच्चों। हिंदी मीडियम के साथ थोड़ी-सी समस्या ये आती है, जैसे आप लोग कहते हैं ना सर हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में रिज़ल्ट ज़्यादा आते हैं, हिंदी मीडियम में कम आते हैं। है, चैलेंज है क्योंकि हिंदी मीडियम में बच्चे नेतागिरी में बहुत उलझे रहते हैं। उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उनका जो परिवेश है, विश्वविद्यालयी माहौल है, नेतागिरी में बहुत उलझे रहते हैं। उनका दिमाग पढ़ने-लिखने में कम रहता है, नेतागिरी में बहुत रहता है। तो उनके पास भटकाव के बड़े चांसेज़ हैं। आज चाचा प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, कल फिर कोई विधायकी का चुनाव लड़ रहा है, कल एक्स काम हो रहा है, परसों वाई काम हो रहा है। तो भटकते रहते हैं वो उसमें। तो हिंदी मीडियम के साथ बच्चों के साथ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अन्यथा तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी कम योग्य नहीं हैं, बहुत योग्य हैं। दिमाग बहुत अच्छा है। ज़मीनी हकीकत से सबसे ज़्यादा रूबरू वही होते हैं। लेकिन अब क्या कहें, थोड़ी बस धैर्य बनाए रखने वाली बात है। धैर्य बनाए रखोगे तो सफलता मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो देखो ये विधायिका और कार्यपालिका हो गई बच्चों। अब आते हैं हम लोग राज्य की न्यायपालिका पर। तीसरा अंग है ना न्यायपालिका। स्टेट जुडिशरी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई भारत सरकार की जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च न्यायालय कहलाती है। ऐसे जो राज्य की न्यायपालिका है बच्चों, राज्य की न्यायपालिका में 2 अंग हैं न्यायपालिका के। एक है उच्च न्यायालय कहलाता है। हाई कोर्ट्स कहते हैं। आप जिस राज्य से आते हैं, आपके राज्य के लिए एक हाई कोर्ट ज़रूर होगा। किसी न किसी ज़िले में होगा। तो
आपके राज्य के लिए एक हाई कोर्ट ज़रूर होगा। कभी-कभी राज्य से बाहर भी होता है, यानी एक हाई कोर्ट पर एक से अधिक राज्यों की ज़िम्मेदारी होती है। जैसे चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है, तो उस पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी तीनों की ज़िम्मेदारी है। मुंबई का हाई कोर्ट है, तो मुंबई के हाई कोर्ट पर पूरे महाराष्ट्र की ज़िम्मेदारी है, गोवा की भी ज़िम्मेदारी है और दमन-दीव, दादरा, नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है, उसकी भी ज़िम्मेदारी है। तो ऐसा भी होता है कि किसी एक राज्य की सीमा में हाई कोर्ट ना हो। जैसे गोवा की सीमा में हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन गोवा के लिए हाई कोर्ट है। हर राज्य के लिए होगा, हर राज्य के लिए होगा। राज्य में होगा या नहीं ये ज़रूरी नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो। हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट ज़रूर होगा, लेकिन राज्य में होगा ये ज़रूरी नहीं है। जैसे गोवा के लिए हाई कोर्ट है, लेकिन वो मुंबई वाला हाई कोर्ट है, गोवा में नहीं है। हाई कोर्ट गोवा में नहीं है, लेकिन गोवा के लिए है, यानी गोवा के मुकदमे अगर हाई कोर्ट में जाने तो मुंबई हाई कोर्ट जाएंगे। तो हर राज्य में हाई कोर्ट होना जरूरी नहीं है, हर राज्य में हाई कोर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन राज्य के लिए हाई कोर्ट होना जरूरी है। राज्य के लिए हाई कोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि वो राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है। जैसे देश का सबसे बड़ा न्यायालय अ, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है, दिल्ली में है, देश का सबसे बड़ा न्यायालय। ऐसे ही हर राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय है, हर राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो हाई कोर्ट है। लेकिन हमने बताया हर राज्य में स्थित होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर राज्य के लिए होना जरूरी है। तो हर राज्य के लिए होना जरूरी है, इसका मतलब ये है कि भाई पंजाब और हरियाणा के लिए जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है, गोवा के लिए जो हाई कोर्ट है वो मुंबई में है, ऐसे ही है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट होते हैं, हर राज्य के लिए हाई कोर्ट है, हर राज्य में नहीं है। मैं फिर से इन शब्दों की बात कर रहा हूं। अब अगर क्वेश्चन आए कभी प्री में इस तरीके से तो ध्यान रखना होगा। हर राज्य के लिए है, लेकिन हर राज्य में नहीं है, हर राज्य में स्थित नहीं है। हालांकि अब पेंडेंसी बढ़ रही है, इसलिए मेरा ये मानना है कि होना चाहिए। 5.25 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं बच्चों पूरे देश की अदालतों में, और अगर इन 5.25 करोड़ केसेस को आज जिस गति से निपटाए जा रहे हैं, अगर निपटाए जाएं तो 470 साल से ज़्यादा लगेंगे। आप काउंट कर लो कितनी पीढ़ियाँ आपकी बदल जाएँगी। ये स्टडीज़ बताती हैं, विधि आयोग की स्टडी बताती है। 470 साल से ज़्यादा लगेंगे सारे केस निपटने में, अगर इसी गति से निपटे तो। तो इसलिए ज़रूरी है नए अदालतें बनाना, क्योंकि मुकदमों को तेज़ी से निपटाना ज़रूरी है। पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, और 65 लाख से ज़्यादा केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। उनमें भी 65 लाख से ज़्यादा केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। तो बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा लंबित है। अब क्यों है, कैसे है, क्या समाधान है, वो हम लोग जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से चर्चा कराएँगे, बताएँगे कि कैसे इनको निपटाया जा सकता है, कैसे ख़त्म किया जा सकता है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, देर से मिलने वाला न्याय, न्याय नहीं मिलने के बराबर है। बिहार में बम मारकर हत्या की गई एक रेलवे मंत्री की, हमारे पुराने रेलवे मंत्री की 70 के दशक में। भारत के रेलवे मंत्री की 70 के दशक में बिहार में बम मारकर हत्या कर दी गई, और उसमें कोर्ट का फैसला कितने साल बाद आया आपको पता है? 39 ईयर्स के बाद, 39 साल के बाद। क्या मतलब है ऐसे न्याय न्याय का? ये तो रसूख रखने वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, आम लोग बेचारे पिसते रहते हैं। मैंने खुद एक फाइल देखी थी, सिविल मुकदमा था, और 1938 में वो मुकदमा दर्ज हुआ था, 1938 में, आज़ादी के पहले, और मेरे पास वो फाइल 2006 में मेरे हाथ में थी। मुझे लगा कि शायद ये 38 नहीं 88 होगा, ये वाला हिस्सा मिट गया है। तो मैंने क्लर्क से कहा ठीक करो इसको।
88 को 38 कर रखा है तुमने। बोला अरे सर पढ़ लीजिए, ये 38 नहीं, ये 88 नहीं 38 ही है। ओह! बाद में क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन 1938 का मुकदमा 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग था, फाइल मेरे हाथ में थी। इसका मैं खुद साक्षी हूँ, मेरे साथ घटित घटना है। तो ऐसी अदालतों की कार्यवाही से क्या फ़ायदा बच्चों? हमें अदालतों की कार्यवाही सुधारनी पड़ेगी। फिलहाल एडवांस में हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो एक हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट के अलावा अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इनको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। यानी जिला न्यायालय कह लो इन्हें, जिला न्यायालय कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं। आप जिस जिले में रहते हैं वहाँ एक जिला अदालत होगी, एक जिला न्यायालय होगी, जो सिविल मामले, क्रिमिनल मामले सब सुनती है। सिविल क्रिमिनल मामले ये सब हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, ब्रिज कोर्स में विस्तार से बताया हमने आपको। तो सिविल मामले होते हैं, क्रिमिनल मामले होते हैं, उन सब पर सुनवाई होती है वहाँ पर। अम, सिविल मामले वो होते हैं, फिर से बता देता हूँ, सिविल मामले वो होते हैं जहाँ कोई अपराध नहीं किया जाता, जैसे ज़मीन का मुकदमा है, किसी ने किसी का पैसा ले लिया और नहीं दिया, तो वो पैसा माँग रहा है अपना। तो किसी की नौकरी का मुकदमा है, पदोन्नति नहीं हो रही है, वेतन नहीं मिल रहा है, इस तरीके के जो मुकदमे हैं, अधिकारों की लड़ाई है, किसी ने किसी के अधिकार छीन लिए, तो ये सब मुकदमे सिविल मुकदमे कहलाते हैं। और जहाँ कोई अपराध होता है, अपराध का मतलब लूट हो गई, हत्या हो गई, चोरी हो गई, डकैती हो गई, अपहरण हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, हिंसा हो गई, तो ये सब आपराधिक मुकदमे कहलाते हैं, क्रिमिनल केस कहलाते हैं, दांडिक मुकदमे कहते हैं। तो सिविल मामले और आपराधिक मामले, क्रिमिनल मामले, दोनों मामले अलग-अलग अदालतों में सुने जाते हैं। सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस, दोनों की इसी तरीके से सुनवाई होती है और सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों का निपटारा न्यायालयों के द्वारा किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा। और ये न्यायालय जो निर्णय देते हैं, इन न्यायालय के निर्णय को चुनौती हम लोग यहाँ देते हैं। निर्णय को चुनौती हम लोग उच्च न्यायालय में देते हैं, इसको कहते हैं अपील करते हैं हम, अपील करते हैं। जिला अदालत के निर्णय से अगर कोई असंतुष्ट हुआ, जिला अदालत ने निर्णय दिया और जिला अदालत के निर्णय से कोई संतुष्ट हुआ तो उसने हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया फिर वो राज्य में अंतिम निर्णय माना जाएगा। कोई उससे भी संतुष्ट नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है चुनौती करने के लिए। तो अपील की व्यवस्था होती है, वो हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे। चुनौती कैसे दी जाती है। तो ये राज्य की न्यायपालिका है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलकर के राज्य की अदालतें बनती हैं। केंद्र की अदालत में सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन राज्य की अदालत में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों अदालतें हैं। सुधार हर लेवल पे जरूरी है, समस्याएं हर लेवल पर हैं, वो सब समस्याएं, चुनौतियां, सुधार, सारी चीज़ें बच्चे हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे। कैसे इन सब का गठन किया जाता है, इन सब की शक्तियाँ क्या हैं। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। उन सारे मुद्दों के बारे में एक-एक करके हम लोग एडवांस सेक्शन में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी जुडिशरी पढ़ने में भी आप ये मानो कि 10 घंटे लगभग लगेंगे हमें, पूरी जुडिशरी पढ़ने में। तो बहुत विस्तार से पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर एडवांस में जब पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी अलग-अलग अदालतें होती हैं, जैसे लोक अदालत होती है, अलग है। परिवार अदालत है, परिवार न्यायालय है, जहाँ तलाक वगैरह के मुकदमे दायर होते हैं। तलाक का मुकदमा है या गुजारा भत्ता, कि गुजारा भत्ता मतलब अगर
किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया तो पत्नी कहती है कि भई हम काम तो करते नहीं कुछ, तो हमारा पेट कैसे पलेगा? गुज़ारा भत्ता दो हर महीने, भोजन तो चाहिए ना, 2 वक़्त की रोटी तो चाहिए। तो कुछ दो हर महीने, 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपए जिससे पेट पले हमारा। तो गुज़ारा भत्ता ऐसे मुकदमे आते हैं, परिवार अदालतों में आते हैं, परिवार न्यायालय में आते हैं। ग्राम न्यायालय होते हैं अब, गाँव के स्तर पर भी अदालतें बनाई जाने लगी हैं। उनको हम लोग ग्राम न्यायालय कहते हैं। तो ग्राम न्यायालय बनाए जाते हैं, तो ग्राम न्यायालय की चर्चा हम लोग करेंगे। ऐसे छोटी-छोटी सुलह वाले भी तमाम बातें, क्योंकि सवा 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, तो हमें जल्दी निपटाने भी पड़ेंगे। तो जल्दी निपटाने वाली व्यवस्था भी है, सुलह की व्यवस्था है, लोक अदालतों की व्यवस्था है, ये सब जल्दी वाली व्यवस्थाएँ हैं। कैसे ये सब जल्दी वाली व्यवस्थाएँ हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत लोग बहुत गरीब होते हैं बच्चे, और गरीब होने के कारण वो न्यायालय का खर्च नहीं उठा पाते। वकीलों की मोटी-मोटी फ़ीस है, महँगी-महँगी फ़ीस है। सर्वोच्च न्यायालय का एक-एक वकील एक-एक मुकदमे में 10-10 लाख रुपए एक बार उपस्थित होने की फ़ीस ले लेता है। कहाँ से गरीब आदमी मुकदमा लड़ पाएगा? कैसे न्याय मिल पाएगा? तो गरीब कैसे मुकदमा लड़ेंगे? कैसे उनकी सहायता होगी? इसके लिए नालसा जैसी संस्थाएँ बनाई गई हैं, वो हम लोग चर्चा करेंगे। विधिक सेवा सहायता का प्रावधान लाया गया है। तो ये तमाम बातें हैं, इन तमाम बातों के विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, एडवांस में पढ़ेंगे। तो ये राज्य सरकार का हिस्सा है, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्याय। तो उम्मीद है ये आपको ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा। अब आज हम आपके क्वेश्चन आंसर नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मुझे कहीं आवश्यक कार्य से बाहर जाना था। तो या तो क्लास कैंसल करनी पड़ती, तो वो ठीक नहीं था। इसलिए मैंने अतिरिक्त समय निकाल कर के और आपके लिए ये क्लास रिकॉर्ड कर दी, जिससे आपका गैप ना हो और आप क्लास देख सकें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके क्वेश्चन हम नहीं लेंगे। हम कल जब आपसे मिलेंगे, कल हम रहेंगे क्लास में, लाइव क्लास में रहेंगे। कल जब हम आपसे मिलेंगे, आज के क्वेश्चन आप नोट करके रख लेना, और कल हम आपसे आज वाले क्वेश्चन भी ले लेंगे। आज वाले क्वेश्चन आप कल पूछ लेना। आज मुझे चूँकि बाहर जाना था, तो क्लास मैं कैंसल नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको रिकॉर्डिंग क्लास दे दी। ठीक है? तो हम लोग फिर अ, कल मिलते हैं, और आज के क्वेश्चन नोट करके लिख लेना, कल हमसे पूछ लेना। और कल हम लोग फिर केंद्र राज्य संघ राज्य क्षेत्र और लोकल गवर्नमेंट, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।